हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर गोइंग टू डिस्कस DT5 पेपर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। इसमें आपसे पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड A, B एंड C। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर A को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर A को कुछ इस तरीके से दे रखा है, दो हाइड्रोजन को एक साइड में रखा हुआ है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अनदर साइड, another is that COOCH3 ester group and another is फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ए, बी स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग फोकस करें तो बी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दे रखा है HOH, चेंजेस क्या है इसमें, तो COH को एवब रखा है और COCH3 को नीचे रखा है, COCH3 को नीचे रखा है। दिस इज आवर स्ट्रक्चर बी। स्ट्रक्चर सी पे अगर फोकस करो आप तो स्ट्रक्चर सी है आपका HOH, OH, this is COH and this is C डबल बॉन्ड O CH3। करेक्ट ना? तो अगर हम लोग इस पे देखें क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है अकॉर्डिंग A, B, C पे। पहला दे रखा है A एंड B आर आइडेंटिकल। राइट, पहले देखने पे लगेगा कि A एंड B आइडेंटिकल है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर देखो तो इसमें COCH3 ग्रुप एबव है और इसमें डाउन है, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको 180 से रोटेट कराओगे आपको दिखेगा कि B स्ट्रक्चर इज अ मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर A। दैट मीन्स दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर बेसिकली पेयर ऑफ एनॉन्सियम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो जो फर्स्ट का केस है ए, आपका ऑप्शन ए दैट इज A एंड B आर आइडेंटिकल, वो इनकरेक्ट हो जाता है। A एंड B आर डायस्ट्यूमर नहीं, हम लोगों ने बोला दे आर एनॉन्सियमर। A एंड C आर एनॉन्सियमर, गलत है, बिकॉज दिस टू आर डायस्ट्यूमर। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, A एंड C विल बी डायस्ट्यूमर, B एंड C विल बी डायस्ट्यूमर, A एंड B आर एनॉन्सियमर, पेयर ऑफ एनॉन्सियमर। यस, दीज आर द पेयर ऑफ एनॉन्सियमर्स। ठीक है, वन इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर वन, दिस इज द पेयर ऑफ एनॉन्सियमर्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दे हैव मेंशन द कायरल मॉलिक्यूल आर। इसमें से कौन सा कायरल मॉलिक्यूल होगा। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर पे फोकस करो, फर्स्ट कुछ इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड हियर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन। अगर आप देखो इसमें क्या दे रखा है, अगर इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन कायरल सेंटर। ठीक है, मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस एनी सिमेट्री एलिमेंट लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके अलावा इसके अंदर कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, 1, 2 और ये भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या इसमें। अगर देखो आप तो डबल बॉन्ड्स, सिंगल डबल सिंगल, इधर फिर ये क्लोरीन है। और इसमें देखा जाए तो ऊपर वाला जो ये सेंटर है, दिस सेंटर इज आवर कायरल सेंटर, दिस इज बेसिकली आवर कायरल सेंटर। और सिंगल कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट कंपाउंड पे फोकस करें, दैट इज बेसिकली कार्बन कार्बन लाइक एलिन ग्रुप। और इसमें हम लोग को पता है कि जो है दोनों डबल बॉन्ड का जो प्लेन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और उस रिस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं कि जो ये आपका मॉलिक्यूल है, राइट, ये दोनों ग्रुप ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड प्लेन होगा और यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सेम प्लेन में होगा, मतलब बोर्ड के प्लेन में होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व क्या करोगे कि जो ये पर्टिकुलर प्लेन है, जो बोर्ड का प्लेन है, इस मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा सच दैट वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, contain plane of symmetry. This cannot be optically active compound, this is going to be optically inactive compound. Similarly लास्ट स्ट्रक्चर पे अगर आप फोकस करो, लास्ट इज और बाइफिनाइल ग्रुप। बाइफिनाइल में हम लोग बोलते थे कि अगर अर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है सच दैट कि आपका यहाँ पे दोनों पोजीशन पे COH है, मतलब कोई ग्रुप बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट है और SO3H। इस केस में क्या देखेंगे कि दोनों बाइफिनाइल में से एक बाइफिनाइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिंग में चले जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर रिंग का फॉर्मेशन कर देगा या और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका SO3H
ठीक है, SO3H और यहाँ पे COH। तो क्लियरली आप देखो कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के मतलब ये पॉइंटेड करेगा टुवर्ड्स यू और दिस यू विल बी अवे फ्रॉम द यू। दैट मीन्स ये दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दिस मॉलिक्यूल आल्सो डज नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? एक्सेप्ट 2, 1 and 3 will be optically active compound. That means for question number 2, C option will be well correct. Question number 3 पे फोकस करें। तो 3 के अंदर क्या दे रखा है? Let's consider 3 type of disubstituted cyclohexane। ठीक है, 1,2, 1,3 and 1,4। तो 1,2 पे फोकस करो। यहाँ पे क्या दे रखा है? L1 and L2। ठीक है, अब L1 L2 को आप सेम साइड रखोगे तो सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल आल्सो डज नॉट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दैट मींस दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसमें हम लोग मिरर इमेज देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका हम लोग एक और कॉन्फ़िगरेशन सोच सकते हैं, दैट इज आवर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। मींस L1 और L2 विल बी अपोजिट साइड ऑफ द रिंग और इसमें के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल विल बी आल्सो और ऑप्टिकली एक्टिव। मींस यहाँ से टोटल जो प्रोडक्ट आएंगे, टोटल हम लोग प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं 4। नेक्स्ट इज 1,3। नेक्स्ट इज और 1,3। तो इस केस में भी हम लोग सिस और ट्रांस ले सकते हैं। मतलब अगर L1 L2 को सेम साइड रख दें और क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो आप मॉलिक्यूल जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पोजेस कर रहा है। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें, दैट इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। दिस वाज बेसिकली सिस 1। अगर हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर लेते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो डज नॉट पोजेस plane of symmetry, we can see, and this going to be optically active in the nature. That means R and S both configuration is possible. तो यहाँ पे आपका टोटल इससे आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट इज और दैट इज 1,4 पोजीशन। अब 1,4 के केस में आप क्या देखोगे? 1,4 पे अगर आप फोकस करो तो 1,4 में जैसे अगर आप सेम साइड में रखते हो L1 और L2 को on the same side of a ring, that means this molecule will contain plane of symmetry. This will be plane of symmetry. This will be plane of symmetry. Similarly, trans also contain like L1 here and L2 here. Trans also contain this plane of symmetry. तो दो प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर है, पॉसिबल स्टीरियो आइसमर्स है, दैट विल बी 10। तो 10 मीन्स आवर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के केस में क्या है? तो देखिए आप ध्यान से, इसमें पूछा गया है कि दिस कंपाउंड फॉर द कंपाउंड को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, फॉर कंपाउंड यहाँ पे है आपका OCH3 पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहाँ पे है आपका इथाइल। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैक द प्लेन, यहाँ पे OH बैक द प्लेन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एबव द प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इसको दे रखा है। ठीक है, तो इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन पता करना है कार्बन नंबर 1 के अलावा। देखते हैं कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं आपको 2 कार्बन नंबर 2, दिस इज और कार्बन नंबर 2। इसके अलावा तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज की बात करते हैं। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा? ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जाएगा 1 इसको, देन 2 इसको, बिकॉज कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और 3 इसको चला जाएगा। 1 2 3 ये क्लॉकवाइज जा रहा है और हाइड्रोजन बैक साइड में है। दैट्स मीन सेकेंड कार्बन के साथ R कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये रहा हम लोग का कार्बन नंबर 3। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा इसमें, इसके साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है दैट इज 1, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन होगा। 1 इसको दिया जाएगा और 2 इसको मिलेगा, 3 इसको जाएगा। तो आपका ये आ रहा है 1 2 3 और हाइड्रोजन बैक साइड में है। दैट मीन्स इस कार्बन के लॉन्ग भी आपका R कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। नेक्स्ट कार्बन नंबर ये हो गया 3
और ये हो गया 4 और 5 के अलावा देखते हैं, कार्बन नंबर 5 के अलावा सबसे पहले प्रायोरिटी जाएगा OH को, तो ये आपका हो गया 1, फिर इस कार्बन को जाएगा 2 और इस कार्बन को जाएगा 3, ठीक है, इसको 3 जाएगा, तो 1 2 3 S बन रहा है। हाइड्रोजन आपका एबव द प्लेन है, मतलब सॉरी वेज पे है, दैट मीन्स जो आता है उसका जस्ट अपोजिट लेना होगा, यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2R 3R एंड 5R, 2R 3R एंड 5R, दैट मीन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4 D ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 D ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन। देखते हैं बैलेंस रिएक्शन क्या रिएक्शन दे रखा है, MnO4 माइनस रिएक्ट विथ द ऑक्जेलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट इज गोइंग टू फॉर्म Mn2 प्लस CO2 एंड H2, राइट। तो अगर आप इसमें देखो क्या होगा आपका, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्ट, पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में, हाफ रिएक्शन मेथड का यूज कर लेते हैं टू बैलेंसिंग दिस रिएक्शन। एसिडिक मीडियम है तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑक्सीजन के जस्ट डबल H प्लस को ले लो 8H प्लस, ये यहाँ पे आ जाएगा 4H2। चार्ज को बैलेंस करें तो यहाँ पे टोटल निगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा, सॉरी दो पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है 8 पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव 7 पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब बात करते हैं C2O4 2 माइनस जो कि कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। एटम बैलेंस करें, पहले आप एटम बैलेंस कर लो, तो 2CO2। चार्ज को अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट ना। तो आपके पास आ जाएगा 2MnO4, जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा 2MnO4 माइनस, ठीक है, react with 5 moles of oxalic acid C2H4 2 minus in the presence of 8, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 16H plus is going to form Mn2 plus, ठीक है, 2Mn2 plus and 10 moles of CO2, ये फॉर्म कर जाएगा। अब आप कोफिशिएंट देख लो, तो जो है MnO4 माइनस का 2 हो जाएगा, C2O4 2 माइनस का 5 हो जाएगा और H प्लस का 16 हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर देखें हम लोग, 6 में क्या दे रखा है, सिंपल रिएक्शन है कि SO3 2 माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन रिएक्ट विथ I2, कैलकुलेटेड अमाउंट में लिया गया, तो ये फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट X और I माइनस। यहाँ पे X के बारे में पूछा है कि X क्या हो सकता है, लाइक दिस X क्या हो, तो सिंपली थायोनेट का फॉर्मेशन करेगा H2O3 2 माइनस, ठीक है, H2O3 2 माइनस, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होंगे और इस फॉर्म में जाएंगे, ये आयोडीन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, a certain quantity of ammonium chloride is boiled with 100 ml of 0.8 molar NaOH। तो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका सर्टेन अमाउंट लिया गया, NaOH के साथ बॉइल करेंगे तो ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टिल द फर्दर एक्शन अकर एक्सेस ऑफ NaOH रिक्वायर्ड 40 ml of 0.75 molar 0.75 normal sulfuric acid to neutralize if how much ammonia was used। तो ये कैसे निकाला जाए, how much ammonium chloride was used, तो आप पहले NaOH का जो मिलीमोल्स है वो निकाल दो कि पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या कैसे होगा। तो NaOH, दूसरा रिएक्शन क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH रिएक्ट विथ H2SO4, इट इज गोइंग टू फॉर्म Na2SO4, ठीक है, प्लस H2, ये फॉर्म करेगा। तो जितना मिलीमोल्स की रिएक्ट किया है इसका अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, 40 का जो है 0.75, तो 30 मिलीमोल्स ये रिक्वायर्ड, मिली इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड हो, तो 30 मिली इक्विवेलेंट ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने लिया कितना था, 80 मिली इक्विवेलेंट,
दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 50 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, 50 मिली इक्विवेलेंट। तो अमोनियम क्लोराइड कितना रिक्वायर्ड होगा, 50 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके लिए एन फैक्टर तो 1 ही होगा अमोनियम क्लोराइड इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो हमारा जो मिली मोल्स होगा और मिली इक्विवेलेंट इस केस में सेम हो जाएगा। तो आपको वेट निकालना है, ठीक है, इसका वेट कैलकुलेट करें हम लोग कि जो है कितना अमोनियम क्लोराइड यूज्ड हुआ है। तो कैसे निकाला जा सकता है, तो हम लोग को मिली मोल्स तो दे रखा है, ठीक है, 50 × 10⁻³ ठीक है, वेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 35.5 + 4 ये आपका आ जाएगा 39.5, और 39.5 में आप 14 ऐड कर दो, दैट विल गिव बेसिकली 913 एंड दिस विल बी 5। तो ये आपको 53.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना वैल्यू दे रहा है, ये देगा आपको अराउंड 2.674, 5 × 5 2.5 के अराउंड आ रहा है। तो आप जो है 2.64 आप आंसर में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, तो आप फ्रेश H2O2 solution is level at 11.2 वॉल्यूम, कैलकुलेट इज कंसेंट्रेशन इन वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मान लो आपको दिया है यहाँ पे, पता ही है कि आपको अगर निकालना है यहाँ से यहाँ से अगर आप इसको कंसेंट्रेशन मोलैरिटी निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इसको आप 11.2 को, ठीक है, 11.2 को, ठीक है, जैसे हम लोग, मैं बता देता हूं कैसे आप कैलकुलेट करते थे। H2O2 फॉर्म करेगा H2O, ठीक है, लिक्विड प्लस O2 लिक्विड, ठीक है। अब इसमें करते क्या थे कि अगर हम लोग 1 मोल लें, ठीक है, 1 मोल H2O2 लें तो इसका V वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोला जाता था V स्ट्रेन, ठीक है, उसको बोला जाता था V स्ट्रेन। तो अगर हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना चाहे तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि V/2 V/11.2 ये मोलैरिटी दे देगा, ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स इसका ये जो है जनरेट करेगा V1। तो V/11.2 विल बी मोलैरिटी, V क्या दे रखा है 11.2 डिवाइड बाई 11.2, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन होगा H2O2 का। अब 1 मोल में कितना वेट आ जाएगा, तो 32 इतना प्लस 2 तो 34 हो जाएगा। तो 34 ग्राम इन 1000 लीटर, डेंसिटी हम लोग इसका ले लेते हैं 1000 × 100, ठीक है, × 100, दैट विल बी बेसिकली 3.4 जो है वेट पर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वेट पर वॉल्यूम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.4, ठीक, 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलरली देखें हम लोग, तो बोला गया कि देयर आर 2 सैंपल ऑफ HCl हैविंग मोलैरिटी 1 नॉर्मल एंड 0.5 नॉर्मल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल टेकन टू बी प्रिपेयर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लगा सकते हैं आपका N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N1NV जो फाइनल होगा, ठीक है। तो इनिशियली वॉल्यूम हम लोग को नहीं पता है, ये हम लोग बोल रहे हैं कि 1 नॉर्मल लिया गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1V1, और दूसरा आपका 0.25 नॉर्मल लिया गया, तो ये 2.5V2, और टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा इसका V1 प्लस V2 हो जाएगा, नहीं तो 0.75 V1 प्लस V2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये एक्सप्रेशन देगा 4V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 3V1 प्लस 3V2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2V2। तो देख लो इस एक्सप्रेशन से कौन सा पॉसिबल चीज हो सकता है, V1 इज इक्वल टू 2V2, दैट मीन्स एक 100 और एक 50, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड, PH CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COH। अब यहाँ पे देखो तो 2 सेंटर है, 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल सा आंसर आ जाता है 2 पावर 2,
ठीक है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 power 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर, दैट मीन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 10 बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, दैट इज बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आपका द कंपाउंड X हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H7Cl, ठीक है। अगर इसका आप DU कैलकुलेट करोगे तो DU1 आएगा, दैट मीन्स दिस डज नॉट कॉन्टेन दिस कॉन्टेन वन रिंग हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है, बट बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल ओनली एक्सक्लूडिंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ट्राई करते हैं, तो अगर साइक्लिक चाहिए तो मैक्सिमम 4 मेंबर रिंग हो सकता है, तो 4 मेंबर रिंग के साथ एक ये पॉसिबल है क्लोरीन। उसी तरीके से 3 मेंबर रिंग का अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन को दोनों को सेम, क्लोरीन और एक मिथाइल रहेगा, दोनों को सेम साइड रखा जा सकता है और अपोजिट साइड भी रखा जा सकता है। उसके अलावा हम लोग जो है क्लोरीन इसको अपोजिट साइड भी, सेम साइड भी था और ये अपोजिट साइड भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट हम लोग को इसमें केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंसीडर करना है। उसके अलावा क्या पॉसिबल है कि दोनों को आप यहाँ पे रख दो, क्लोरीन और CH3, और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, ठीक है। देखो आप फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज द ज्योमेट्रिकल, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो ए भी पॉसिबल केस है, CH2Cl, ये भी एक साइक्लिक आइसोमर्स ही होगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। तो आपके टोटल इसमें पॉसिबल है 1 2 3, अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स को इंक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 आइसोमर्स पॉसिबल होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज द स्ट्रक्चरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड देखिए CH3 CHOH CH2 CHOH CH2 CH2 CHOH CH2OH, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक कायरल सेंटर आपका ये हो गया, एक कायरल सेंटर ये हो गया और एक कायरल सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल, चूंकि ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, सिंपली हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं 2 द पावर 3, दैट इज बेसिकली और 8 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम लोग देखें, बोला गया कि अ रेसिपिक मिक्सचर 2:3 रेशियो में लिया गया बाय वेट हैज द ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 16 डिग्री, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड इज, ठीक है। तो प्योर कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन अगर हम लोग मान लें, ठीक है, इज x, ठीक है, x। तो इस केस में क्या लिखा जाएगा कि 2/5 हो जाएगा, टोटल 2/5 माइनस x, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रखा है रोटेशन, जो रोटेशन दे रखा है स्पेसिफिक रोटेशन ये दे रखा है, प्योर कंपाउंड का मैंने x मान लिया, तो इसका हो जाएगा 2/5 माइनस x और ये हो जाएगा 3/5 प्लस x, ठीक है। तो इस ये वैल्यू दे रहा है आपका 16, अगर इसको आप वैल्यू को देख लो x/5 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्विवेलेंट टू आवर 80, ठीक है। तो 80 हो गया, तो x इज टू 10, x की वैल्यू आ जाएगा आपका 8, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दे रखा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन इज चेयर फॉर्म, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसमें सिस फॉर्म में क्या होगा, तो सिस फॉर्म में आपका दोनों OH यहाँ पे देखिए H 1 2 3, अब थर्ड पोजीशन पे जो है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, जो एक्सियल ये रहा और इक्वेटोरियल ये रहा, तो दोनों अप और अप हो जाएंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए इसका चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए इज करेक्ट। बी की बात करें, बी का केस, तो बी में दे रखा है सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल इज मोर स्टेबल देन ट्रांस
1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल। सही बात है, वही चीज मेंशन किया गया है कि ये मोर स्टेबल होगा जो इसका चेयर फॉर्म है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर ले तो सी में क्या दे रखा है, इन सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन बोथ OH ग्रुप ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल भी ऑक्युपाई कर सकता है और एक्सियल भी ऑक्युपाई कर सकता है, नॉट इशू। ठीक है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट वन। ठीक है, डी क्या दे रखा है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ट्रांस 1,4 साइक्लोडायोल इज चेयर फॉर्म। नहीं, अगर हम लोग इसका देखें राइट 1,4 अगर तो यहाँ पे OH होगा, ठीक है, और यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो बोट फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नॉट चेयर फॉर्म। अगर हम लोग ट्रांस यहाँ पे ये सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये जो है डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ सिस 1,4 डायोल इज बोट फॉर्म। ठीक है, तो सिस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये आपका ई करेक्ट है। आई थिंक इसमें सी क्या दे रखा है, इन सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोल बोथ OH ग्रुप ऑक्युपाइड द इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर इक्वेटोरियल पे जाएंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सॉरी, जो आपका बी है दैट इज सॉरी सी जो है वो इनकरेक्ट है। डी आपका, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये जब एक्सियल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर ये इक्वेटोरियल रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करेंगे। तो ई के केस में क्या है, ई में देखिए आप थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करते हैं। अगर हम लोग इसका बोट फॉर्म बनाते हैं राइट HOH का, ठीक है, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगा लेकिन ये रिपल्सन बढ़ जाएगा। जो हम लोग का डी का केस दे रखा है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ट्रांस 1,4 हेक्सेन डायोल इज चेयर फॉर्म। ये करेक्ट है क्योंकि चेयर फॉर्म में ये रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन काम कर रहा है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट जो ई दे रखा है आपका, ई में मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ सिस, तो सिस केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा और बिकॉज ऑफ दैट बोट फॉर्म इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन चेयर फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो ई इज ऑल्सो करेक्ट। यानी कि जो स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट है, ए बी सी इज इनकरेक्ट और डी और ई 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO8। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट जस्ट सिंपली करोगे तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +7 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कंसीडर कर सकते हो या आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा आपका, यहाँ पे सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, पेरोक्सी लिंकेज है तभी ये आ रहा है, पेरोक्सी लिंकेज की वजह से हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो राइट कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस केस में आपका जो है ये भी +6 होगा और ये भी +6 होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6 विल बी करेक्ट आंसर। Question number 16. The chlorine undergo disproportionation on the treatment with the hot and concentrated NaOH. Find the sum of oxidation state of chlorine. तो क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में, तो ये फॉर्म करता है NaCl प्लस NaClO3, डाइल्यूट होता है तो NaOCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे जो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो +5 है। क्या बोला गया है कि सम ऑफ दिस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +5 और -1 +4 हो जाएगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, SO2 + Cl2, ठीक है, SO2 + Cl2 is presence of H2O is going to form H2SO4 plus 2 moles of Hc। अब क्या दे रखा है, फॉलोइंग रीजन SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट विल बी द n फैक्टर फॉर द गिवन रिएक्शन। तो सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स चेंज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, द n फैक्टर विल बी 2 फॉर गिवन क्वेश्चन। तो आसान सा क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन देखें तो क्या बोला गया है कि कंसीडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ एसिडिफाइड मोर सॉल्ट solution using the diphenyl diamine as an indicator, the number of moles of more salt required per mole of dichromate।
तो K2Cr2O7, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद मोर सॉल्ट FeSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जाएगा क्रोमियम +3 में और ये बना लेगा Fe3+, ठीक है। क्योंकि हम लोग से बैलेंस करने के लिए नहीं बोला हुआ है, हम लोग से पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखा जाए तो +6 से +3 में गया, 2 हुआ तो +12 से +6 हुआ, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि आपका +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 मोल ऑफ FeSO4 विल बी रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आसान सा पेपर था हमारा DT5 का पेपर नंबर 2।